जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को बोलने और सुनने में तंगी पेश आती है, वो हमें कैसे पता चले कि क्या वाकई उनको कोई बीमारी है या वो स्टेप बाय स्टेप एक नेचुरल प्रोसेस है और एक ख़ास एज के बाद उनकी ये चीज़ ठीक हो जाएगी? बच्चों में सुनने का प्रॉब्लम एक बड़ा अहम प्रॉब्लम है और अगर एक बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं। अगर इन केस एक ख़ास एज तक 4 या 5 साल की उम्र तक माँ बाप को ये पता नहीं चल सका, तो उसके बाद वो इसके ट्रीटमेंट की तरफ कैसे आ सकते हैं? सर, अगर हम 4-5 साल के बाद की बात करते हैं और इस कैटेगरी में लाते हैं कि बच्चा शुरू से नहीं बोल रहा था। सर, ये जब आइडेंटिफाई हो गया कि उसको प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन की सूरत में होता है या मेडिसिन की सूरत में होता है या दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं? सर, ऐसा है कि आपके सवाल मुझे लीड कर रहा है टुवर्ड्स एक कंडीशन है, उसे हम कहते हैं प्रीलिंगुअल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब मौजूद हैं। ये एक ENT स्पेशलिस्ट हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छे कैरियर काउंसलर भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको माँ बाप छोटे बच्चों की अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और जिनको करना बहुत ज़रूरी है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन मसाइल का हल कैसे निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली रज़ा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप ENT स्पेशलिस्ट भी हैं और कैरियर काउंसलर भी हैं, तो इसके साथ साथ आप और क्या क्या काम कर रहे हैं? मेनली मैं, चूँकि शोबा तिब से मेरा ताल्लुक़ है, डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा मेरा नाम है। मेनली तो मेरा जो है प्रोफेशन वो ईयर नोज़ थ्रोट ही है, कान नाक गला, सर्जन एंड फिजिशियन। और इसके हट के जो मेरा मेन फोकस, जो इससे हट के जो मेरा आप समझ लें कि फोकस है या कि मैं जिस पे तवज्जो रख रहा हूँ, वो ये है कि जो हमारा ग्रेजुएट है जो डॉक्टर बन रहा है, पर्टिकुलरली जो 3rd ईयर 4th ईयर MBBS में है, उसमें फुकदान है कैरियर काउंसलिंग का बेइंतहा। एक इस पॉइंट पे उसे हमें एड्रेस करना है कि उसको हम गाइड करें कि उसने फर्दर क्या करना है। दूसरा, जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाता है, वो टाइम है कि उसने अपने आप को कैसे जो है मार्केट में जब उसने आना है तो उसको उसने कैसे लेके चलना है। इन दो जगह पे उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना है। सर, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि FSC लेवल पे या ग्रेजुएशन से पहले वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है? सर, ऐसा है कि ये बड़ी जेन्युइन बात है। कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत मेरे ज़ाती ख्याल में इस टाइम पे शायद मुझे भी हो। विद द टाइम जो आप आगे जाते जाएंगे इसकी ज़रूरत रहेगी, ठीक है ना। FSC के टाइम पे उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसने जो उस टाइम पे फील्ड्स उसके सामने हैं उनमें से किसको आगे लेके चलना है। जब वो डॉक्टर बन चुका है, आम परसेप्शन यही है कि उसके बाद अब उसने सर्जन या फिजिशियन बन जाना है, लेकिन सर्जन या फिजिशियन बनना सिर्फ 30% है। 70% जो उसका जो सर्कल है उसका उसे पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पे वो इसके अलावा फिट हो सकता है, जिसकी वजह से वो या तो अपना सारा जो है ज़ोर, एनर्जी इन दो चीज़ों में लगा देता है, ठीक है ना। और वो जो चीज़ें हैं उनमें फिर आप ये समझ लें कि जितनी डेडिकेटेड बंदे की ज़रूरत होती है वो नहीं जा पाते हैं। सर, जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को बोलने और सुनने में तंगी पेश आती है, वो हमें कैसे पता चले कि क्या वाकई उनको कोई बीमारी है या वो स्टेप बाय स्टेप एक नेचुरल प्रोसेस है और एक ख़ास एज के बाद उनकी ये चीज़ ठीक हो जाएगी? बच्चों में सुनने का प्रॉब्लम एक बड़ा अहम प्रॉब्लम है और अगर एक बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने 5 स्पेशल सेंसेस के साथ मुज़य्यन किया है, जिसमें से एक सेंस जो है समात की है। और ये इतनी प्यारी सेंस है कि इसके साथ एक मोटर स्किल अटैच्ड है जो कि स्पीच की है। अगर सूरह रहमान की हम बात करें तो उसमें अल्लाह ताला कहता है जो इंसान को अल्लाह ताला ने चीज़ें अता की उनमें से क़ुव्वत गोयाई भी है। अगर शुरू की आयत की मैं बात कर रहा हूँ तो क़ुव्वत जो कि इंसान को मुख्तलिफ करती है, आप ये समझ लें कि या कि इंसान के अंदर भी कैटेगराइजेशन करती है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। ऐसे ही हम कर लेते हैं, इसको आसान कर लेते हैं। स्पीच तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, इसीलिए पश्तून का बच्चा पश्तो बोलेगा, पंजाबी का बच्चा पंजाबी बोलेगा, ठीक है ना। और वो जो सुनेगा वो बोलेगा। अगर एक पश्तून का बच्चा है लेकिन वो आके पंजाबी फैमिली में रहने लग गया तो वो पंजाबी बोलेगा। मैं थोड़ा सा इसको लंबा इसलिए बात को कर गया हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है इस समर की। पेरेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं है। पेरेंट्स का फोकस होना चाहिए कि एक तो बच्चे की जब वो पैदा हुआ असेसमेंट होनी चाहिए, हीयरिंग असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि उसको निगलेक्ट किया जाए। बच्चे की असेसमेंट मस्ट होती है, वेस्ट में भी है।
इसके बाद अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, इसका हरगज़ मतलब ये नहीं है कि बच्चा बहरा है या कि लाइलाज है। हम स्क्रीनिंग करने इसलिए जा रहे हैं कि इसको हम, अगर इसमें कोई चीज़ है तो उसको एड्रेस किया जाए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर 9 मंथ पे है। जब ये चीज़ें नहीं थी, जो माँ है वो सबसे अच्छा सेंसर है बच्चे का, वो देखेगी, उसे पता लग जाता है कि मेरा बच्चे को इस टाइम पे सुनना है, बोलना है। कोई बड़ी सी चीज़ गिरी और शोर हुआ और बच्चा दबका ही नहीं है, परेशान ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि उसकी समात में कोई प्रॉब्लम है। एक तो बच्चा पैदा हुआ है उसकी समात में प्रॉब्लम है, एक बच्चा जो कुछ टाइम तक सुनता रहा और बाद में उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट है। सर, अगर इन केस एक ख़ास एज तक 4 या 5 साल की उम्र तक माँ बाप को ये पता नहीं चल सका, तो उसके बाद वो इसके ट्रीटमेंट की तरफ कैसे आ सकते हैं? सर, अगर तो हम 4-5 साल के बाद की बात करते हैं और इस कैटेगरी में लाते हैं कि बच्चा शुरू से नहीं बोल रहा था, तो मेरा ज़ाती ये ख्याल था कि उन्हें इस चीज़ को 9th-10th मंथ पे पिक कर लेना चाहिए था आइडियली। लेकिन अगर चलें किसी वजह से, या कि कोई माहौल ऐसा था कि वो ये समझते रहे कि शायद बच्चा भी सीख जाएगा, समझ जाएगा, तो भी इस टाइम पे भी उनको अपनी असेसमेंट की तरफ आ जाना चाहिए। इसमें बेहतरीन जो लोग जो कि इसको मैनेज करते हैं, दे आर ऑडियोलॉजिस्ट। कान नाक गला के डॉक्टर पेशेंट को इनिशियली इवेल्युएट करते हैं, मतलब जो मेरी शोबा से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चा उनके पास आता है, वो उसको इवेल्युएट करते हैं और उनका मेन मकसद ये होता है कि वो देख लें कि कान में कोई डिजीज़ तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, उसका मुआयना कर लें, कुछ टेस्ट की ज़रूरत है वो करवा लें। लेकिन ज़्यादातर ये पेशेंट्स ऑडियोलॉजिस्ट की डोमेन में आते हैं। लेकिन अगर ऑडियोलॉजिस्ट के पास भी ये पेशेंट जाते ही पहुंच जाता है तो वो रेफ़र बैक कर देता है टुवर्ड्स ENT, कान नाक गला के डॉक्टर के पास। कान नाक गला के डॉक्टर उसको इवेल्युएट करता है, देखता है कि इसके अंदर कोई बीमारी है तो वो कोशिश करता है, कोई फंगस इन्फेक्शन, मैल या कोई और चीज़ है तो उसको मैनेज करता है। 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। और अगर वो उसको लगता है कि नहीं, तो दोनों लाइजोन में कान नाक गला का डॉक्टर और ऑडियोलॉजिस्ट, या कि ऑडियोलॉजिस्ट की अपनी टीम इसको लेके चलती है। सर, ये जब आइडेंटिफाई हो गया कि उसको प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन की सूरत में होता है या मेडिसिन की सूरत में होता है, या दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं? सर, ऐसा है कि आपके सवाल मुझे लीड कर रहा है टुवर्ड्स एक कंडीशन है, उसे हम कहते हैं प्रीलिंगुअल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। एक बच्चा पैदा हुआ है, सुन ही नहीं रहा, ठीक है ना, उसकी समात ही नहीं है, ये लेके जाएगा टुवर्ड्स हमें कोक्लियर इम्प्लांटेशन। लेकिन वो एक हेक्टिक और लंबा प्रोसेस है, उसकी असेसमेंट और फिर उसकी तरफ, मतलब कि एक सर्जरी, बड़ी सर्जरी की तरफ। लेकिन अगर हम किसी डिजीज़ को डील कर रहे हैं, बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन है, फंगस है, रेशा है, कुछ ऐसी इन्फेक्शन इसके अलावा हटके हैं कि जो कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है, उसे हम टॉर्च इन्फेक्शंस कहते हैं, या कि स्ट्रेस भी इवन के होती है, तो बच्चे में प्रॉब्लम समात की आ जाती है। बात का ये होता है कि बच्चा पैदा हुआ है और उसको ऑक्सीजन हाइपोक्सिया में चला गया है, मतलब कि बच्चा जल्दी रोया नहीं है, या किसी भी वजह से वो बाद में दाखिल रहा है हॉस्पिटल में, ICU में, और उसके ब्रेन में जितनी मिकदार में ऑक्सीजन जानी चाहिए थी वो नहीं गई है। ये भी एक रीज़न होती है। इसमें ज़्यादातर में फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें कोई एविडेंस डिजीज़ की मिल जाए मिडल ईयर में, कान के दरमियानी हिस्से में, बाहर वाले हिस्से में, या कि ब्रेन की तरफ अंदरूनी हिस्से में, तो फिर उस बात का कान नाक गला, बात का न्यूरो सर्जन, बात का पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जन, और मतलब ये एक एज अ टीम वर्क है। ऑडियोलॉजिस्ट का इसमें एक की रोल होता है। सर, इसमें अगर कोई इन केस नहीं आइडेंटिफाई कर पाता प्रॉब्लम, तो इसका मैक्सिमम नुकसान क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ कोट करूँगा, मेरे से गलती ना हो, जब ये मिलीनियम 2000 आई थी, जब ये चेंज हुआ था 1999 से आगे, तो कहते हैं कि जो इस मिलीनियम की, पिछली मिलीनियम की जो सबसे अच्छी डिस्कवरी है ना, दैट इज़ कोक्लियर इम्प्लांट। अच्छा, गोरा तो ये कहता है कि जी ये मतलब कि वो उसमें कलाबे मिला देता है ज़मीन आसमान के। मैं अगर मुसलमान होकर बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा ही एक डिवाइस है जो अल्लाह की मर्ज़ी के बाद इंसान को सुनने की मौका दे देता है। तो बेसिकली जो पूरा 1000 साल गुजरे, 1000 से लेके 1999 तक, उसकी अगर कोई बेस्ट इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन, ठीक है ना, या डिस्कवरी है, तो वो कोक्लियर इम्प्लांट है। मतलब इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है। अभी आपका जो क्वेश्चन था कि अगर बच्चा नहीं सुनता है तो मैक्सिमम कहाँ तक लॉस होएगा, आप ये समझें कि वो अपनी 2 मेन ताकतों से महरूम हो जाएगा, ज़ुबान की और कान की। लेकिन ये मेडिकली, लेकिन स्पिरिचुअली माइट भी कि वो उसे मैं किसी और तरीके से आपसे डिस्कस करूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के बच्चों को सुनने में, बोलने में कोई मसला है, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा और एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि किस तरह से वो उनके ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।